हेलो क्लास 12। अब देखिए, इसमें हमने पीछे वाली लेक्चर में आपको पर परागण तक समझाया था और उस पर परागण में हमने वायु परागण के बारे में बताया था। तो एक बात प्लीज समझ लीजिए कि परागण होता क्या है, पर परागण होता क्या है। ये पर परागण का मतलब होता है कि एक पुष्प का परागकण जो होता है जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो उसे पर परागण की क्रिया करते हैं। ये तो पर परागण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के पर परागण की क्रिया नहीं होती। और ये माध्यम मैंने आपको बताया था, वायु है, जंतु है, कीट है, ये जल है, आदि के माध्यम से पर परागण की क्रिया होती है, जिसे हमने वायु के माध्यम से पर परागण की क्रिया को पीछे लेक्चर में हमने समझाया था। आज जो होता है पर परागण में होता है कि वायु परागण के बाद जो आता है जंतु परागण। तो जंतु परागण में होता है जो जंतु जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में जो है जंतुओं के द्वारा होने वाले जो परागण की क्रिया होती है वह जंतु परागण कहलाती है। जब पुष्प के अंदर जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो वह जंतु परागण कहलाता है। और जंतु परागण में होता है, इसमें जो होते हैं कि जो परागकोश होते हैं, मतलब परागकोश से जो परागकण निकलते हैं, इन परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए ये जो साधन होता है वो जंतु होते हैं। और ये जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे कीट है, ये जैसे कीट इसके अंदर आता है, पक्षियाँ आती हैं, चमगादड़ होते हैं, ये पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मतलब जो होता है पौधे होते हैं उन पौधों को परागित करने का काम करते हैं। मतलब इनके माध्यम से होता है परागण की क्रिया होती है। तो इसमें होता है पर परागण में होता है, पहला जो था वायु परागण था जिसको हमने आपको समझाया था, वायु परागण। दूसरा होता है जल परागण, ये जल परागण। और इसके बाद होता है जल परागण के बाद आता है जंतु परागण, जंतु परागण। ठीक, तो इसमें जो होता है जंतु परागण जो होता है वो वायु परागण पर जो है देख लीजिए। तो वायु परागण होता है कि पुष्पों में जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तब उसे वायु परागण पुष्प कहते हैं। और जो वायु परागण पुष्प होते हैं वह रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई सुगंध या मकरंद ग्रंथियाँ जो कि नहीं पाई जाती। ठीक, और जो वायु के द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी होते हैं, अधिकांशतः होते हैं एक लिंगी होते हैं। और इनमें जो होता है नर और मादा जो पुष्प होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और वायु के द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, शुष्क भी होता है। तो उसमें जो होता है जो परागकण होते हैं वह एक जो है हल्के होते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक करके चले जाते हैं, जिससे उनमें परागण की क्रिया क्या होती हो जाती है। तो वायु परागण जो पुष्प होता है वह शुष्क होगा, हल्का होगा, परागकण जो होते हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिससे उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो होता है रोम के समान एक रचना होती है, इसको हम पैपस कहते हैं। पैपस एक रोम के समान रचना होती है, उसको पैपस कहलाता है। या आप देखे होंगे जो मक्का होता है, मक्के में रोम के समान जो रचना होती है वह वर्तिकाग्र कहलाती है। तो उसके माध्यम से जो परागकण होते हैं वह उसके ऊपर आकर्षित होते हैं और उसके जो चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया क्या होती है हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जल परागण का मतलब होता है जब जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। बहुत से पौधों में होता है, जैसे नारियल वगैरह का पौधा होता है और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उनमें जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। उनके जो परागकण होते हैं वह जल में जो होते हैं आ जाते हैं और जल के माध्यम से परागण की क्रिया वहाँ पर संपन्न होती है। जिसका अभी होता है जल परागण में अभी होता है कि जब पुष्पों में जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो वह जल परागित पुष्प कहलाते हैं। और जल परागण में होते हैं कीट है, चमगादड़ है, पक्षी है, आदि क्या करते हैं पार्टिसिपेट करके भाग लेते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है जल परागित पुष्प में कीट आता है, वो अधिकांश पुष्पों में जो परागण की क्रिया होती है वह कीटों के माध्यम से होती है। इसमें जो परागकोश होते हैं, जब कीट क्या करते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जब बैठते हैं तो उसके परागकण होते हैं उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो वह जो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा मधुमक्खियाँ होती हैं,
वह फलों के रस को चूसती हैं, तो वह जो है विभिन्न प्रकार के फल फूल आदि के ऊपर जो बैठती है, जिससे उनके अंदर परागण क्या होता है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और चिपक करके जो होते हैं दूसरे पौधों को परागण की क्रिया करने में सहायता करते हैं। और कीट के द्वारा जो पुष्प होते हैं वह प्रायः जो होते बड़े आकार के, ये बड़े आकार के होते हैं। और इसके बाद कहा जा सकता है कि वो दूर से ही दिखाई दे देते हैं, बड़े आकार के होते हैं, चटकीले रंग के होते हैं, आसानी से कीटों को वह दिखाई दे जाते हैं, जिससे कारण कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और इसके अंदर मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, या हम कहें कि पुष्पों के अंदर एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उस गंध के कारण कीट उनकी क्या करते हैं आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कारण होता है उनके अंदर परागण की क्रिया हो जाती है। और जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो हमें बताया कि मकरंद ग्रंथियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं, और उन मकरंद ग्रंथियों के कारण जो होता है वह उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ होती हैं, ये मतलब कीट परागित पुष्प कहलाते हैं। और जो कीट परागित पुष्प होते हैं वह वर्तिकाल जो होता है उनके, मतलब कीट परागित जो पुष्प होते हैं उस पर जो होते हैं वर्तिकाल प्रायः जो होते हैं दलकुंज के भीतर स्थित होते हैं। तो दलकुंज होता है वो भीतर स्थित होता है, जिसके कारण वह चिपचिपा होता है और चिपचिपा और खुदरा होता है, और जिससे वो कीट आसानी से उसके क्या होते हैं परागण जो होते हैं चिपक जाते हैं, जैसे शैलिया में कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसके बाद पक्षियों के द्वारा परागण होता है, तो पक्षी जो होती है परागित पुष्प जो होते हैं पक्षियों के द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो बड़े रंगीन आकार के होते हैं और गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद जो होता है का स्राव होता है, मतलब मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे उनका स्राव होता रहता है। जैसे बिगुनिया आदि के पौधों में जो होता है वह पक्षियों के द्वारा जो होता है परागण की क्रिया होती है। इसके बाद चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं और भी जो होते हैं जंतु होते हैं उनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब आता है पर परागण से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो जो पर परागित पुष्प होते हैं लाभ क्या है पहले समझ लीजिए। मतलब पर परागित जो पुष्प होते हैं उसके जो बीज होते हैं, या हम कहें पर परागित पुष्प जो होता है जो परागण की जो क्रिया होती है इसके जो फल जो होते हैं वो भारी होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। जो परागण की क्रिया जब अगर पर परागण के द्वारा जब अगर कोई पौधा परागित होता है उसके फल जो होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर रोग अवरोधक क्षमता पाई जाती है। उनके अंदर रोगी पौधे होते हैं वह एक से दूसरी बार स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, उनका स्थानांतरण नहीं होता है, वह केवल क्या होते हैं रोग अवरोधक क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, जिससे रोगी पौधे होते हैं समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद होता है कि इनमें जो होता है जो बीज होते हैं जिनसे जो इन पौधों से पर परागण के जो बीज उत्पन्न होते हैं उनमें जो होता है उनकी आकार आकृति वह एक तरह से कहा जाता है कि वह पौधे बहुत स्वच्छ होते हैं, ठीक है। मतलब स्वस्थ का मतलब होता है कि हेल्दी होते हैं और सक्षम होते हैं, और इनके द्वारा जो होता है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि पर परागण के द्वारा जो होता है अच्छी नस्ल के पौधे क्या होते हैं प्राप्त हो जाते हैं, और इनके अंदर वाइब्रेशन उनकी विविधताएँ वगैरह क्या होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद पर परागण से हानि जो होता है कि पर परागण उसको जो है साधन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, मतलब वायु के ऊपर जल के ऊपर उसके ऊपर निर्भर करना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब ये परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी तो इसमें क्या होते हैं पुष्प जो होते हैं या दाने जो होते हैं वह जो हल्के हो जाते हैं, ठीक है, हल्का हो जाता है, या हम कहें कि जो है पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इसमें केवल एक डिमेरिट आती है, इसमें हमको जो है साधन के ऊपर निर्भर करना होता है। अगर साधन नहीं है तो पर परागण की क्रिया क्या होगी संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इसमें होता है साधन जो होता है आवश्यक होता है, और उसी साधन के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता है, और उसकी निर्भरता रहती है, और अगर साधन नहीं मिलेगा तो परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद इसमें आता है जो आता है दूसरा आता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण या हम कहें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम तरीके से। देखिए अब क्या है मनुष्य जो होता है अपने लाभ के लिए, मनुष्य क्या करता है अपने लाभ के लिए जो होता है उत्तम जो होती नस्लों को प्राप्त करने के लिए जो है कृत्रिम तरीके से परागण की क्रिया करता है। तो मनुष्य मानव द्वारा
जब कृत्रिम तरीके से परागण की क्रिया कराई जाती है, या कहें मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, उत्तम नस्लों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम तरीके से जब परागण की क्रिया करता है तो वह कृत्रिम परागण की क्रिया कहलाती है या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है। और इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या करता है जो कृत्रिम परागण होता है, उस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या करता है कि कृत्रिम परागण में होता है जिस पौधे का मतलब इसमें होता है हम अपनी इच्छा के अनुसार, ये किसी पौधे को जो हम लेते हैं उस पौधे का जो पुष्प होता है उस पुष्प को हम अपनी इच्छा के अनुसार जोते हैं, कृत्रिम तरीके से परागण की क्रिया उसको कराते हैं। इसके लिए दो विधियां बनाई जाती है। एक आती है विपुंसन की क्रिया, एक होता है विपुंसन, दूसरा होता है थैलीकरण, थैलीकरण या बैगिंग। यह विपुंसन का मतलब होता है इमैस्कुलेशन और इसका मतलब होता है बैगिंग। देखिए मतलब क्या हो गया समझ लीजिएगा। मतलब मनुष्य होता है मानव अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त करने के लिए कृत्रिम तरीके से जो होता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो होता है परागण की क्रिया करता है। तो इसके लिए वह दो विधि अपनाता है, एक विपुंसन की क्रिया, दूसरा थैलीकरण की क्रिया। विपुंसन का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जिस पौधे का हमको कृत्रिम परागण करना होता है उसके पुष्प को हम चिमटी वगैरह की सहायता से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो किसी भी पुष्प से मतलब अधिकांशतः जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उन्हीं में कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जाती है। तो उनकी जो पुष्प होते हैं जब वह कलिका अवस्था में होते, जब बड़ी कंडीशन होते हैं, तभी उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से उसके सभी केसरों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ध्यान समझिए कि यह अधिकांशतः द्विलिंगी पौधों में ही कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जाती है, एक लिंगी पौधों में नहीं कराया जाता है। अधिकांशतः द्विलिंगी पौधों में ही पाया जाता है। जब हम किसी पुष्प जो कोई पुष्प हम लेते हैं जिसमें हमको कृत्रिम परागण की क्रिया करानी होती है, तो उस पुष्प को जब वह बड़ी कंडीशन होता है, जब कली अवस्था में होता है, तभी उस अवस्था में उसके परागणों को हम जो है कृत्रिम तरीके से उसको निकाल देते हैं। तो किसी पुष्प से कृत्रिम तरीके से परागणों को निकालने की जो क्रिया होती है वह विपुंसन कहलाती है। अब ये जो विपुंसित पुष्प होता है जिससे हम परागण को निकाल देते हैं, उस विपुंसित पुष्प को हम क्या करते हैं, थैलीकरण करते हैं। मतलब थैली के द्वारा जो है पॉलिथीन एक पूरस थैली आती है, छिपी थैली आती है, उसके द्वारा इसको बांध देते हैं। तो जो बांधने की जो क्रिया होती है वह जो विपुंसित पुष्प होता है, जिस विपुंसित पुष्प को जब उसका हम किसी छिद्रित पॉलिथीन से जब ढक देते हैं तो उसको हम बैगिंग करते हैं, थैलीकरण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे किसी दूसरे पौधे के परागण उसको परागित करने न पाए। जब जो होता है जायान मैच्योर हो जाता है, मतलब मादा जनान जब परिपक्व हो जाता है, तब हम उस पॉलिथीन को हटा करके जो चिमटी से हम जो परागण को बाहर निकाले रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर बिखेर देते हैं। और जब बिखेर देते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है। इसके बाद पुनः उसको बांध देते हैं पॉलिथीन से, कोरस जो छिद्रित पॉलिथीन होती है उससे उसको बांध दिया जाता है। इसके बाद होता है वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वह जो परिपक्व जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है और फल से होते हैं बीज बन जाते हैं और वो बीज जो होते हैं वह संकर फसलें कहलाते हैं, मतलब संकर बीज कहलाते हैं। उनसे जो प्राप्त बीज होता है वह संकर बीज कहलाता है और वह अधिक उत्तम होता है, अच्छी नस्ल का होता है और उससे जो होता है अधिक से अधिक पैदावार जो उसकी प्राप्त की जा सकती है। आजकल जो हरी प्लांट होती है, जो हाइब्रिड प्लांट आप देखते हैं, उस हाइब्रिड प्लांट को होता है प्राप्त करने के लिए हम आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से जो होता है कि परागण की क्रिया कराते हैं और उससे हम अधिक उन्नतशील प्रजातियाँ क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं। तो अधिक उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने के लिए जो होता है इसी प्रकार से परागण की क्रिया कराई जाती है या कृत्रिम तरीके से हम परागण की क्रिया कराते हैं, जिससे हमको अच्छी नस्ल के पौधे क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जाती है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा जो है अच्छी नस्ल के पौधे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। इसी को हम संकर फसलें कहते हैं, संकर ओल भी कहलाता है और ये होते हैं कृत्रिम तरीके से प्राप्त। समझा गया? ये आर्टिफिशियल जो होता है
इसके बाद जो होता है दूसरा जो होता है इसके अंदर आगे जो टॉपिक आता है वो आता है निषेचन आता है। तो निषेचन जो होता है आप जानते हैं, बताया गया है कि नर तथा मादा जो जनन अंग होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर या युग्मनज बनता है। युग्मनज के अंदर विभाजन की क्रिया होती है और ये विभाजित होकर के नए पौधों के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है उसके समस्त भाग क्या होते हैं सूख करके गिर जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पौधों में बाह्य जलपुंज जो होते हैं वह चिरलग्न होते हैं, फल के ऊपर चिपके रहते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर के ऊपर पत्ती मां रचना पाई जाती है, वह बाह्यदल पुंज कहलाता है या बाह्यदल कहलाता है। वह बाह्यदल होता है चिरलग्न होता है, वह सूख करके नहीं गिरता है। लेकिन जैसे ही परागण होता है, परागण के बाद निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद अंडाशय से जो होता है फल का निर्माण हो जाता है। जो परिपक्व अंडाशय होता है वह फल बनता है और फल से जो होते बीज बन जाते हैं और वही बीज जो होते हैं कि नए पौधे को जन्म देते हैं। ये निषेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद परागकण का अंकुरण होता है कहाँ होता है, हम होता है साहब वर्टिकाल के ऊपर होता है। जब परागकण बन जाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस हमने पढ़ाया था, परागकण जब बनते हैं ये परागकण कहाँ पहुँचते हैं, वर्टिकाल के ऊपर पहुँचते हैं। और जैसे ही वर्टिकाल के ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पे सुगरी सोल्यूशन होता है, शर्करा का घोल पाया जाता है। अब उस शर्करा के घोल में जो परागकण होते हैं अवशोषित हो जाते हैं तो वह फूल जाते हैं और जब फूल जाते हैं तो वहाँ पे परागकणों का जो है अंकुरण की क्रिया हो जाती है और जब अंकुरित हो जाते हैं तो परागनलिका का निर्माण हो जाता है। और उस परागनलिका के अंदर क्या होते हैं, दो नर युग्मक पाए जाते हैं। एक वर्धी कोशिका होती है, दूसरी जनन कोशिका होती है और जनन कोशिका जो है विकसित होकर के दो नर जो होते हैं नर युग्मक का निर्माण, मतलब दो नर युग्मक को बनाने का काम करते हैं। ठीक है। और इस तरह दो नर युग्मक बन जाता है। अब इसके बाद ये परागनलिका जब बन जाती है वह भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने का उसका तरीका क्या होता है, कभी कभी वह बीजांड द्वार के द्वारा जो होती है भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है, कभी कभी होता है अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है और कभी कभी जो होते हैं वह निभाग के द्वारा प्रवेश करती है। तो ये तीन स्थानों से जो परागनलिका होती है वह भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है और जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर होता है कि जो है निषेचन की क्रिया हो जाती है। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखिए हमने आपको समझाया था, एक बार बताया था कि दोहरा जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो परागनलिका होती है, जैसे ये जो होता है परागकण होता है, इस परागकण के अंदर होता है वर्धी कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, ये दोनों क्या होती है और इसके चारों तरफ एक लेयर होती है। पीछे का जो काफी का ध्यान दीजिए, ये बाहर की लेयर होती है जिसको बाह्य कोट कहते हैं, बाह्य कोट कहलाता है। ये अंदर की होता है जिसको अंतःकोट कहते हैं, अंतःकोट कहते हैं। और ये वर्धी कोशिका कहलाती है, वर्धी कोशिका। ठीक है। ये वर्धी कोशिका कहलाती है और ये जो होता है जनन कोशिका कहलाती है, जनन कोशिका। अब ये जब होती है जाती है तो जनन कोशिका क्या विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर के जो होती है परागनलिका का निर्माण करती है। ऐसे जो कि परागनलिका क्या होती है बन जाती है और इसके बाहर लेयर का यह इस परागनलिका के अंदर जो कि दो नर युग्मक होते हैं, ये वर्धी कोशिका होती है, ये दो नर युग्मक पाए जाते हैं, दो नर युग्मक। अब दोहरा निषेचन क्या होता है, ये आपने देखा होगा बीजांड बना होगा ऐसे, ये बीजांड था, इसमें इस तरह जो एक बीजांड होते ऐसे बना होगा, इस तरह आपने बनाया होगा, इस तरह होगा। अब इसके अंदर देखिए बीजांड द्वार ये होता है और यहाँ पर ये इस तरह पाई जाती है, यहाँ पर दो होता है, इसमें पाया जाता है। तो ये बीजांड द्वार होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है रचना होता है, ये यहाँ की ग्रोथ होती है, ये जो होती है सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका। और ये जो होती है अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका। और ये द्वितीयक मतलब केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक। और ये होता है प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका।
अब देखिए क्या होता है कि जब परागण होता है, परागण की जब क्रिया होती है, परागणता का जब निर्माण होता है तो उसमें दो नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक क्या करता है, अंश कोशा के साथ संयुग्म करता है, और जो अंश कोशा के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है उससे जो होता है कि सत्य निषेचन करते हैं, और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है जाइगोट या युग्नज हो जाता है, और युग्नज से क्या होता है भ्रूण बन जाता है। और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है, मतलब संयोग करता है, और जब द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है जिसको हम त्रिसंलयन करते हैं। त्रिसंलयन मतलब तीन संलयन, त्रिसंलयन कहलाता है, तीन यंग बन जाता है। और जब त्रिसंलयन होता है जिससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है, और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणकोश बन जाता है, ठीक है। और भ्रूणकोश जो होता है वह क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, किसको, भ्रूण को जो है न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो अगर आप पूछा है दोहरा निषेचन किसे कहेंगे, तो आप यही बताएंगे जो परागकण होते हैं उन परागकणों से परागणता का निर्माण होता है, और इस परागणता के अंदर दो नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक होता है मादा जो जन्मांग होता है उसके अंश कोशा के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। जो दूसरा नरयुग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ जो है संयुग्मन की क्रिया करता है जिसे हम त्रिसंलयन की क्रिया करते हैं, और यह त्रिविंत रचना का निर्माण करता है, और इससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है, और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से जो होता है भ्रूणकोश बन जाता है, और संयुग्मन और त्रिसंलयन को संयुक्त रूप से दोहरा निषेचन करते हैं। और दोहरा निषेचन की खोज जो है नवासी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। तो नवासी नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दोहरा निषेचन की क्या की थी, खोज किया था, ठीक है। ये दोहरा निषेचन की क्रिया आती है, और इसके बाद होता है दोहरा निषेचन जब हो जाता है तो इसके बाद होते हैं भ्रूणकोश और भ्रूण आदि का निर्माण हो जाता है। इसके बाद निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं उसमें निषेचन के बाद की घटनाओं में जो होता है पहला होता है भ्रूण का निर्माण होता है, दूसरा जो होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये निषेचन के बाद की घटना कहलाती है। अब इसके बाद आता है भ्रूणकोश के प्रकार। तो भ्रूणकोश के प्रकार जो होते हैं और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वह नेक्स्ट जो होते हैं लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।